हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का एजेंडा एफईआर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे डिफिकल्ट यूनिट बनती है। बीओपी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो येट, आप पहले एक बार जाकर देख लीजिए, अदरवाइज हम एफईआर करते हैं। तो नो बकवास, सीधी बात करेंगे, कम से कम टाइम में एफईआर पूरा करेंगे, टू द पॉइंट। जितना भी मैक्सिमम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, बट कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। 30 मिनट का टारगेट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सी, फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली दो पार्ट्स में बना हुआ है। वन इज फॉरेन एक्सचेंज, सेकंड वन इज रेट। तो पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये देखो। फॉरेन एक्सचेंज, या मैं इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकता हूं, फॉरेन करेंसी, आर वन एंड सेम थिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी खुद की कंट्री की करेंसी को छोड़ दो। खुद की कंट्री की करेंसी क्या होती है? डोमेस्टिक करेंसी। उस करेंसी को छोड़ दो, अब जितनी भी करेंसीज बची वो मेरे लिए क्या बनती है? फॉरेन करेंसी। उन्हीं फॉरेन करेंसीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक छोटा कीवर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स। याद रखो, ठीक है। तो अब हमारे लिए फॉरेन करेंसी का क्या मतलब हुआ, या फॉरेन एक्सचेंज का? all those currencies which are other than our domestic currency is termed as foreign currency. Example, foreign exchange example, अगर मैं रुपीस की बात करूं तो वो डोमेस्टिक करेंसी है। यूएस डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, यूरोज, येन, युआन, ये सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। देन इसका क्या मतलब है? देखो, फॉरेन करेंसी हमें चाहिए कि होती है, पहले यहां से समझते हैं। देखो, जब भी हम इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, मतलब मैं कुछ भी एक्सपोर्ट करूं या मैं कुछ भी इंपोर्ट करूं, तो मुझे उसके लिए इंटरनेशनल पेमेंट्स मिलेंगी या फिर मेरे को करनी पड़ेगी। इन पेमेंट्स के बदले जो जाएगा वो हमेशा रुपीस नहीं होता। क्यों? हर जगह रुपी एक्सेप्ट नहीं होता, तो हमें एक ऐसी करेंसी में डील करना पड़ता है जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो, जनरली लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक फॉरेक्स यूज करते हैं जो हर जगह जनरली एक्सेप्टेबल हो। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी को यूज किया जाता है जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। अब वो फॉरेन करेंसी ज्यादातर कौन सी होती है? यूएसडी। क्योंकि यूएसडी की बैकअप वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये कंट्री प्रोमिनेंट कंट्रीज में आती है, जिसकी वजह से वाइडली इसको एक्सेप्ट करते हैं लोग, इसकी लिक्विडिटी पे डाउट नहीं करते, हेंस ये जनरली एक्सेप्टेबल हो जाती है। करेक्ट। तो हमारे लिए इस चैप्टर को पढ़ने का रेलेवेंस कहां से आता है? तो यहां से आता है। अगर एक डॉलर आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, देन इसको मैं क्या कहता हूँ? एफईआर कहता हूँ। एफईआर का मतलब क्या होगा बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब एक करेंसी दूसरी करेंसी के कितने यूनिट्स के बदले में ट्रेड की जाएगी, उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं? अगर सपोज ये एक डॉलर 90 रुपीज की जगह 91 रुपीज का हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी या रुपीस की वैल्यू बढ़ी? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। देन क्या आप क्या करो, 1 यूनिट ऑफ डॉलर को कोई एक एक्स कमोडिटी मान लो। तो इस एक्स कमोडिटी की वैल्यू पहले कितनी थी? 90 रुपीस की। अब वो कमोडिटी कितने की होगी बेटा? 91 रुपीस की। इसका क्या मतलब हुआ? हम कहेंगे एक्स कमोडिटी 1 रुपए से महंगी होगी। क्या महंगा हुआ? कमोडिटी का प्राइस महंगा हुआ। तो हम कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। एक्स क्या था? $1। तो वी विल से कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। जब एक एक्सचेंज रेट में एक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी की वैल्यू क्या हो जाती है? अपने आप ही कम हो जाती है। इस इंक्रीजिंग वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा एप्रिसिएशन, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। और इस डिक्रीजिंग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या यहां तक समझ आया? तो रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है और डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है? एप्रिशिएट। अभी हमने क्यों डिस्कस किया, उसका पर्पस ये देखो। जब भी रुपी डेप्रिशिएट होगा, जब भी रुपी डेप्रिशिएट होगा, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है? देखो, अगर एक डॉलर पहले 90 रुपीज का बिकता था, मैं थोड़ा फर्क बढ़ा देता हूँ उसका, अब वो डॉलर 100 रुपीज का बिक रहा है। इसका मतलब इस डॉलर को मंगवाने में मुझे पहले 90 रुपए देने पड़ रहे थे, अब इसी डॉलर को मंगवाने में 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं ज्यादा मंगवाऊंगा या कम मंगवाऊंगा? कम मंगवाएंगे। विच सिंपली सेज कि हम बाहर से मंगवाना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो हमारे इंपोर्ट्स क्या होने लग जाएंगे? कम होने लग जाएंगे। ठीक है।
दूसरी साइड देखो, वो मुझसे पहले $1 के बदले 90 रुपए का सामान ले रहे थे, अब उसी डॉलर से कितने का सामान ले पाएंगे? 100 रुपए का, 10 रुपए का सामान और खरीद पाएंगे, विच मीन्स कि सेम डॉलर में अब वो हमसे ज्यादा कमोडिटी खरीद पाएंगे। बेटा ये मत सोचना कि यूनिट्स बढ़ रही हैं लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा, ऐसे मत सोचो। आप इसको दूसरे तरीके से देखो कि $1 में पहले 90 रुपए का सामान आ रहा था, उसी डॉलर में 100 रुपए का सामान आएगा, तो सेम डॉलर से जब ज्यादा आएगा तो उनकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो लो ऑफ डिमांड की वजह से सस्ता पड़ने के कारण अब वो हमसे से ज्यादा और मंगवाएंगे, हेंस हमारे एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं? इंक्रीज। तो बेसिकली कंट्री के नेट एक्सपोर्ट्स जो क्या होते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो नेशनल इनकम पे भी क्या आएगा? पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। नेशनल इनकम पे या बीओपी पे, दोनों पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। ये इसका क्यूमुलेटिव आंसर है। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन आता है दोनों चैप्टर्स का मिक्स, कि यदि एफईआर बढ़ रहा है, एफईआर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? $1.90 से 91 हो गया, या फिर इस एग्जांपल में $1.90 से 100 हो गया, तो हम कहेंगे एफईआर बढ़ रहा है। एफईआर के बढ़ने से क्या होगा? एफईआर के बढ़ने से डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी, और रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो रुपी हो जाएगा डेप्रिशिएट और डॉलर क्या हो जाएगा? एप्रिशिएट। रुपी के डेप्रिशिएट होने के कारण हमारी चीजें उनको सस्ती पड़ेंगी, तो वो हमसे और भी ज्यादा मंगवाने की कोशिश करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और उनकी चीजें हमें क्या पड़ेंगी? महंगी पड़ेंगी, तो हम वहां से मंगवाना और कम कर देंगे, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम। हेंस नेट एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज। नेट एक्सपोर्ट्स नेशनल इनकम में काउंट होते हैं और डोमेस्टिक दोनों में काउंट होते हैं, तो ये इंक्रीज करेंगे। ये इंक्रीज करती है तो बीओपी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। होपफुली क्लियर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि एफईआर के बढ़ने से नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ता है, या डेप्रिसिएशन से आपकी नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक साइकिल है जो आपको याद रखनी है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अगर आपने समझ लिया इसको तो बेटा आई विल जस्ट सजेस्ट कि अगर आपके पास बुक है या कॉपी है तो उस पर ये एक जगह लिख लो, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। इसी की दूसरी साइड अगर हम देखते हैं, एफईआर कम हो रहा है, तो $1 100 से क्या हो जाएगा? $1 90 का, विच मीन्स डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे एप्रिशिएट, और इसको क्या कहते हैं? डेप्रिशिएट। इससे क्या फायदा होगा बेटा? सिंपल सा काम है, देखो अब क्या हो रहा है, उस डॉलर को मंगवाने में मुझे पहले 100 रुपए लगते थे, अब मुझे सिर्फ 90 रुपए में मिल जाएगा, तो 10 रुपए क्या मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है, तो मैं और मंगवाना चाहूंगा, तो मैं अपनी कंट्री के इंपोर्ट्स बढ़ा दूंगा, और वो मुझसे पहले 100 रुपए का सामान खरीद रहे थे सेम डॉलर में, उसी डॉलर में 90 रुपए का सामान जाएगा सर, तो उनको महंगा पड़ रहा है हमसे खरीदना 10 रुपए, वो अपनी डिमांड क्या कर देंगे? कम, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगी? कम। हेंस नेट एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क आएगा? डिक्रीज। तो नेट एक्सपोर्ट्स कम हुए तो इसके कारण नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? कम, और बीओपी भी क्या हो जाएगा? कम। तो ये आपकी सेकंड साइड है और ये आपकी क्या की? फर्स्ट साइड। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ध्यान रखिए। देन होपफुली क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। देन तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर वी आर डिस्कसिंग एफईआर की सिस्टम्स क्या होते हैं, मतलब कि कंट्री के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होते हैं वो कैसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। सो वी हैव 3 मेथड्स। सबसे पहले आता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से क्लियर है बेटा, फिक्स का मतलब है कि ये किसी ना किसी के द्वारा फिक्स किया जाएगा, कोई अथॉरिटी के थ्रू। वो अथॉरिटी क्या होती है? हमारी गवर्नमेंट। दिस इज ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब ये क्या होता है देखो, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ कल सुबह उठेगी गवर्नमेंट और ये कह देगी कि नहीं आज से डॉलर का रेट ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये फिक्स भी करना है तो आपको उतनी ही रिजर्व्स मार्केट में रिलीज करने पड़ेंगे या डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसका मतलब हम फॉरेन इसमें देखेंगे फ्लेक्सिबल वाले के अंदर कि कैसे डिटरमाइन होता है और आपने अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर गवर्नमेंट फिक्स तो करती है, बट इंटेंशनली फिक्स करते हुए उसको अपने रिजर्व्स के अंदर प्लस या माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वाला मेथड सबसे ज्यादा आउटडेटेड माना जाता है, ठीक है, बट स्टिल कुछ कंट्रीज में फॉलो होता है। फॉर द टाइमिंग हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स होता है। अगर गवर्नमेंट इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को ही कम कर दे, उसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन नहीं होगा, दिस विल बी डीवैल्यूएशन। और अगर वैल्यू को बढ़ा दे तो इट विल बी रीवैल्यूएशन।
आई एग्री, अकाउंट्स में आप रीवैल्यूएशन का मतलब प्लस और माइनस दोनों मानते हो, बट यहाँ पर रीवैल्यूएशन है तो इंक्रीज, डीवैल्यूएशन है तो डिक्रीज। पर इसमें और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क आता है, वो ये, जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर दोगे तो वो सभी के रिस्पेक्ट में कम हो गई, वो सिर्फ डॉलर के रिस्पेक्ट में नहीं होगी। जबकि डेप्रिसिएशन ये कहते हैं कि आपकी करेंसी की वैल्यू अगेंस्ट वन फॉरेन करेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो दोनों में डिफरेंस है। दिस इज डन बाय गवर्नमेंट, दिस इज डन बाय मार्केट फोर्सेस। तो ये 3 से 4 डिफरेंसेस बनते हैं, विल डू इट लेटर ऑन। तो डीवैल्यूएशन होगा वैल्यू में फॉल आना, रीवैल्यूएशन होगा जब बढ़ा दिया जाता है वैल्यू को। गवर्नमेंट इसको क्यों करती है, जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, फॉरेन मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी परचेसिंग पावर धीरे धीरे इरोड हो रही है या फिर बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटेंशनली इसको प्लान करती है। फॉर एग्जांपल आपने अपने सिलेबस में कहाँ पढ़ा, इफ यू हैव डन एलपीजी चैप्टर, तो एलपीजी में हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ा था फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स में, या हम उसको ग्लोबलाइजेशन में कभी कभी कंसीडर कर जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो ये यहाँ से मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ ना, चाहे डिवैल्यूएशन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, दोनों का इफेक्ट एक्सपोर्ट्स पे सेम आएगा, इंपोर्ट्स पे सेम आएगा। सेम रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का इफेक्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। हेंस गवर्नमेंट ने उस टाइम पर रुपी की वैल्यू को 20% के अराउंड क्या कर दिया था, डीवैल्यू कर दिया था। इससे क्या फायदा होगा, जब भी रुपी की वैल्यू कम होगी तो बाहर वालों को हमसे खरीदना क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा तो हमसे और भी ज्यादा खरीदेंगे, खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, लीडिंग टू इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स का रिजर्व बिल्ड होगा। इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, पहला, हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि हर सेकंड या हर रोज रेट नहीं बदलता। एग्जांपल, अगर आप करंट इकोनॉमी में देखते हो तो बहुत ज्यादा यूएस टैरिफ्स की वजह से रेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रुपी को मार्केट में सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। हेंस फॉरेन सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। लेकिन अगर हम फिक्स्ड मेंटेन कर रहे हैं तो देयर विल बी स्टेबिलिटी। सेकंड, एफडीआई का फ्लो मेंटेन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर आप कंट्री के अंदर पैसा लगा रहे हो और आप ये देख रहे हो कि आज रेट बढ़ रहे हैं, आज कम हो रहे हैं, तो आपकी कैपिटल की वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करती है, जिससे वो एफडीआई की वैल्यू क्या रहती है, स्टेबल रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होता है एफडीआई का। कोई भी स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी नहीं होगी। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने आज सुबह डॉलर खरीदा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और शाम को उसको बेच दिया। इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट के रेट को बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं, हैम्पर मतलब खराब करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उसको फिक्सली करके चल रही है तो ये स्पेक्यूलेशन टाइप की एक्टिविटीज मार्केट में होनी बंद हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब किसी को भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो इसलिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, जो आपकी मार्केट को इरोड करता है। हेंस कोई भी स्पेक्यूलेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नाउ डीमेरिट्स क्या थे, तो मैंने आपको सबसे पहले क्लैरिफाई किया था, ये मार्केट में ऑपरेट करना है तो आपको बहुत बड़ा रिजर्व बनाना पड़ेगा, ताकि जब चाहो उसमें से निकाल दो, जब चाहो उसमें डिपॉजिट करा लो। ये जो निकालना और डिपॉजिट कराने का सिस्टम है, ये हमने बीओपी में समझा था, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस में। दिस रिलेट्स टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर आप मार्केट फोर्सेस के थ्रू नहीं चल रहे हो, देखो, एक होता है कि मैं अपनी कमोडिटी की वैल्यू खुद फिक्स कर दूं, एक होता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई फिक्स करेंगे। तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट कौन सा है, सेकंड वाला। तो जब भी मार्केट फोर्सेस का कोई कंट्रोल नहीं है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, इनएक्यूरेट होती है, जिसकी वजह से या तो वो ओवर वैल्यूड होगी या वो अंडर वैल्यूड होगी, दोनों में से एक केस पक्का होगा। सेकंड आता है, बहुत ज्यादा रिजर्व बनाने की जरूरत है, हमने किया डिस्कस। और कोई भी एडवेंचरस इन्वेस्टर है, अगर कोई मतलब कोई क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स करता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट पे खेलना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए ये वाली मार्केट बेस्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस सिस्टम के अंदर दो कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है पैगिंग। पैगिंग क्या होता है, पैगिंग वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम पैग। ये बेटे वो पैग नहीं है, ये पैग का मतलब है कि आप किसी चीज के साथ उसको लिंक या अटैच करते हैं। खूंटी सुनी आपने, खूंटी, पहले के घरों में, पुराने घरों में क्या होता था, लकड़ी की खूंटी होती थी जो दीवार में लगती थी, जिससे हम कोई भी चीज को जोड़ लेते थे, रस्सी बांधते थे या कुछ भी करते थे, उसको पैकिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरी आइटम, करेंसी या कोई मेटल के साथ, प्रेशियस मेटल के साथ लिंक कर देते हो, जोड़ देते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, पैगिंग बोलते हैं। ठीक, पैरिटी वैल्यू क्या होती है, तो फेस वैल्यू को पैरिटी कहा जाता है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की वैल्यू 100 रुपीज है,
तो 1 ग्राम की गोल्ड की वैल्यू से $2 है, तो हम कह सकते हैं 100 रुपीज $2 के बराबर है, विच मीन्स $1 विल बी इक्वल टू 50 रुपीज। इस तरीके से पैरिटी वैल्यू निकाल के पहले ये ऑपरेट होता था। तो बेसिक डिफाइन के पर्पस से ज्यादा नहीं। अब ये क्या चीज है, तो जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कंट्रीज फॉलो करते हैं तो वो दो ही पैटर्न्स यूज करती हैं। पहले क्या होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के टर्म्स में लिखती थी कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने रुपीस के बराबर है, से 1000, और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से $10 के बराबर है। तो इन दोनों का एक्सचेंज रेट कितना आ गया बेटा, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो हम इस तरीके से एक्सचेंज रेट निकालते थे कि आपको एक्सचेंज रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के टर्म्स में लिख दो, फिर हम उनको इंटरचेंज कर लेंगे। दिस वाज टर्म्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड। बट ये आउटडेटेड माना जाने लगा, क्यों? क्योंकि गोल्ड जो था वो हर कंट्री के अंदर नेचुरल एंडाउमेंट की वजह से, नेचुरल एंडाउमेंट क्या होता है कि नेचुरली कहीं पे ज्यादा अवेलेबल है और कहीं पे कम है, इस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो कुछ करेंसीज ओवर वैल्यूड थी, कुछ करेंसीज अंडर वैल्यूड थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ब्रेटन वुड्स के नाम से जगह थी जहां पे एक मीटिंग हुई, जहां पे इन्होंने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया विद अ डोमिनेंट करेंसी। कौन सी करेंसी से किया बेटा, गोल्ड वाज रिप्लेस्ड विद वन करेंसी व्हिच वाज यूएसडी। यूएसडी क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। तो इन्होंने गोल्ड को डॉलर से रिप्लेस कर दिया और इसी मीटिंग के अंदर आईएमएफ की स्थापना हुई। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सेटअप किया गया था, जिसके बाद से वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कंट्रोल करता आ रहा है। ये पूरा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। मूविंग ऑन टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये क्या है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट चलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे ना गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, ना ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट इसमें एक्टिव रोल प्ले कर सकती है, अदर देन दैट कुछ भी नहीं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लोट करता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसको फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है। मार्केट फोर्सेस दो होती है, वन इज डिमांड, सेकंड वन इज सप्लाई, ड्रिवन बाय प्राइस मैकेनिज्म। अभी हम इसको समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, लास्ट टॉपिक फॉर द डे। इसमें जब वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन, जब बढ़ती है तो एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स कम, एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इसके मेरिट्स उसके डीमेरिट्स हैं। क्या क्या, मार्केट बेस चलेगा तो ना ही अंडर वैल्यूएशन होगी ना ही ओवर वैल्यूएशन, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स बनाने की। रिजर्व बनाया जाता है अपनी करेंसी को बैकअप रखने के लिए, लेकिन बहुत बड़े रिजर्व्स बनाने की जरूरत नहीं है जो इस वाले मेथड में चाहिए थी। डीमेरिट में सबसे पहला आता है स्टेबिलिटी नहीं, यहीं पे सारा रोना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? अगर हम करंट इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो उसके अंदर कभी रेट बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, उसकी वजह से हर रोज हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, विच इज वेरी ड्रास्टिक फॉर इकोनॉमी। तो आपकी कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। सेकंड, एडवर्सली अफेक्ट्स एफडीआई इन्फ्लो। ऑब्वियसली बात है, अगर रुपए की वैल्यू मार्केट में एकदम से गिरने लग जाएगी, जैसे से फॉर एग्जांपल यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए, इससे क्या हुआ, रुपए की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। रीजन, इंडिया से एक्सपोर्ट्स कम हो गए, एक्सपोर्ट्स कम हुए तो फॉरेक्स की सप्लाई कम होगी, लीडिंग टू राइज इन एफडीआई, जिसके कारण हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। तो कम होने का मतलब अच्छा है कि कंट्री में और इन्फ्लो आएगा, लेकिन इसकी वजह से एफडीआई लानी बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करना कम पसंद करेंगे, उन्हें ये लगेगा कि कंट्री की वर्थ नहीं रही। ठीक है, तो एफडीआई आपका लार्जली नेगेटिवली अफेक्ट होता है। जो मैंने अभी प्रोसेस समझाया वो इसी डिटर्मिनेशन में आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। लास्ट आता है कंट्री में स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्री प्ले है। अब आप सुबह इन्वेस्ट करो, शाम को निकाल लो, रेट बदलते ही आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, 1% का प्रॉफिट बाकी सबको क्या कर देगा, नुकसान दे देगा। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब इसके साथ जाए तो इतनी दिक्कत है, उसके साथ जाए तो इतनी दिक्कत है, तो क्या करें फिर? अब ऐसी सिचुएशन में एक मेथड आता है जो दोनों के बिल्कुल बीच में पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या हाइब्रिड या डर्टी फ्लोटिंग। अब डर्टी फ्लोटिंग का क्या मतलब है? डर्टी फ्लोटिंग ये कहता है कि आपने कहने के लिए तो फ्लोटिंग करने के लिए दे दिया उसको, फ्लेक्सिबल है कहने में, बट एक्चुअली आप उसको क्या कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। तो डर्टी यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि आप उसको पॉलिटिकली ड्राइव करते हो। आप ये कह तो देते हो कि फ्री प्ले है, लेकिन आप उसको फ्री रहने नहीं देते, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फिक्स कर देते हो। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर ज्यादातर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस के बेसिस पे डिस्कशंस करके रेट को फिक्स करते हैं। वो कैसे फिक्स होते हैं?
एक बैंड सेट कर दिया जाता है कि अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, इसके बीच में अगर रेट कम ज्यादा हो रहा है तो होने दो। एग्जाम्पल से $1 90.25 से लेकर $1 89.75 के बीच में घूम रहा है तो घूमने दो, फ्री प्ले में चलने दो, मार्केट फोर्सेस में डिमांड सप्लाई फिक्स कर देंगे जो उनको फिक्स करना है। पर अगर इससे नीचे चला गया या इससे ऊपर चला गया तो हम बीच में आएंगे, हम कौन, आरबीआई बीच में आएगा या सेंट्रल बैंक बीच में आएगा। बेसिकली कैसे आएगा, या तो डॉलर्स की सप्लाई बढ़ा देगा या डॉलर्स की डिमांड बढ़ा देगा, या सप्लाई कम कर देगा या डिमांड कम कर देगा। ये 3 से 4 टूल्स के थ्रू वो क्या करता है, फॉरेन मार्केट के अंदर इंटरवीन करता है। हेंस हम क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। आप कहें तो फ्लोटिंग ले लो बट वो है नहीं एक्चुअली फ्लोटिंग। सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक करते हैं बेटा, डिटर्मिनेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स समझेंगे और लास्ट उसका इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है या इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आता है। देन दिस विल बी लास्ट टॉपिक फॉर डे। तो कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक पे फॉर द डे। दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इन रियल इकोनॉमी कैसे डिसाइड किया जाता है। तो हम उसमें दो साइड समझते हैं, पहले डिमांड साइड एंड देन सप्लाई साइड। ठीक है, अब डिमांड फॉर फॉरेक्स का क्या मतलब है, तो पहले यहाँ पे समझते हैं। डिमांड का मतलब ये होता है कि जब मैं आरबीआई के पास जाके डिमांड करूंगा कि मुझे डॉलर्स दो, मुझे फॉरेन में पेमेंट करनी है। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, आउटफ्लो करना है डॉलर का। तो बेटा जब भी हमें डॉलर्स के आउटफ्लोज करने होते हैं वहाँ पे हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ती है। तो सोर्सेज क्या हुए, हमें कहाँ पे डिमांड करनी पड़ेगी। पहला, अगर मैं कुछ भी इंपोर्ट करूंगा तो बदले में क्या चाहिए, पेमेंट। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन में करने जा रहा हूँ तो अपने साथ डॉलर को लेकर जाऊंगा, है ना। देन अगर आप किसी को लोन दे रहे हो फॉरेन में तो भी डॉलर देने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ पे किसी को पैसा भेज रहे हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ से अपने मामा जी को, चाचा जी को पैसे भेज रहे हो यूएसए में या कहीं पर भी, तो वो क्या है, बाहर पैसा जाएगा, डॉलर जाएगा, जिसके लिए हम पहले उसको डिमांड करेंगे। स्पेक्यूलेशन में लगाना है डॉलर तब भी आपको डॉलर चाहिए। एक चीज और हो सकती है, अगर आप इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में टूर के लिए जा रहे हो, ट्रेवल के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स होगी वो सब किस में होती है, फॉरेन करेंसी में। तो पहले आप आरबीआई से लोगे तो डिमांड करोगे, तब जाके आप वहाँ पे खर्च करोगे। तो टूरिज्म टू अब्रॉड भी सेम लॉजिक पे आता है। ठीक है, अब जब भी डिमांड की बात आती है तो डिमांड के और प्राइस ऑफ फॉरेक्स, प्राइस ऑफ फॉरेक्स क्या है, फॉरेन करेंसी की कीमत मेरी करेंसी में, जिसको हम क्या बोलते हैं इसी लैंग्वेज में, एफईआर। तो डिमांड ऑफ फॉरेक्स और एफईआर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों, देखो दिस इज द डायग्राम, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, डिमांड कर रहा है, ये आपका डिमांड कर रहा है, जो क्या शो करता है कि अगर एफईआर $1.90 से $1.80 हो जाती है, कम हो रही है, एफईआर के कम होने से क्या होगा, $1.90 से $1.80 हुआ, तो रुपी क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एप्रिशिएट हो गया। डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, कम। ये हमने फर्स्ट टॉपिक में समझा था कि डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, 90 से गिर के 80 पे आ गई, तो डॉलर तो डेप्रिशिएट हुआ, और रुपी क्या हो गया, एप्रिशिएट। हमने फिर पढ़ा था कि रुपी एप्रिशिएट होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे और इंपोर्ट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट बढ़ेंगे तो मुझे फॉरेन सेक्टर में जाके पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करूंगा तो मुझे डिमांड और करनी पड़ेगी, तो डिमांड ऑफ डॉलर क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमने क्या देखा, एफईआर के गिरने से डिमांड फॉर डॉलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस कैन बी टर्म्ड एज रीजन फॉर नेगेटिव रिलेशन। तो देखो दोनों में कैसे अपोजिट रिलेशन है कि ये कम हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, फॉल करेगा, हेंस अ नेगेटिव रिलेशन। और जब भी नेगेटिव रिलेशन होता है कर्व हमेशा कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेम सप्लाई के लिए, अब सप्लाई पे क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स का बेसिक मतलब क्या होता है कि मेरे पास डॉलर आएगा, मैं आरबीआई में जाके कहूंगा कि लो डॉलर बदले में आईएनआर दे दो, इंडियन नेशनल रुपी। तो यहाँ पे पॉइंट उसमें यही था कि सप्लाई ऑफ डॉलर का मतलब होता है, ये सप्लाई ऑफ फॉरेक्स का मतलब कि आपकी कंट्री में इनफ्लो आ रहा है बाहर से डॉलर। तो वो कैसे आएगा, या तो मैं किसी को सामान एक्सपोर्ट करूं तो बदले में मुझे डॉलर मिल जाए, एक्सपोर्ट्स। बाहर से कोई मेरी कंट्री में एफडीआई या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमको कोई लोन दे रहा है, हमको कोई बाहर से सामान या पैसा भेज रहा है, या स्पेक्यूलेशन में मार्केट में सप्लाई आनी स्टार्ट हो गई, या फिर कोई बाहर से मेरी कंट्री में टूर या ट्रैवल के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आके वो डॉलर देगा और बदले में क्या लेगा, रुपी लेगा या खर्च कर देगा, है ना। सो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ सप्लाई। फिर से सेम लॉजिक, अगर सप्लाई सपोज करते हैं, सप्लाई के और एफईआर के बीच में पहली चीज पॉजिटिव रिलेशन होता है,
प्राइस ऑफ फॉरेक्स को हमने अभी समझा एफईआर बोलते हैं। तो अज्यूम करते हैं अभी के लिए एफईआर बढ़ गया। एफईआर बढ़ा तो बेटा $1.80 से कितना हो जाएगा 90। अगर $1.80 से $1.90 का हुआ तो डॉलर की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई 10 रुपए से। तो डॉलर इंक्रीज और रुपी क्या हो गया, डिक्रीज। रुपी की वैल्यू कम होती है वो क्या बन गया, डेप्रिसिएशन। विद रुपीज डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं, इंक्रीज, और इंपोर्ट्स क्या करते हैं, डिक्रीज। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मुझे बदले में क्या आएगा, डॉलर आएगा और भी ज्यादा। अगर आएगा तो सप्लाई ऑफ डॉलर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देखो सप्लाई ऑफ डॉलर में और एफईआर के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहे हैं और उसके कम होने से ये क्या हो जाएगा, कम। सो दिस इज द रीजन फॉर पॉजिटिव रिलेशन इन सप्लाई कर्व। जब भी रिलेशन पॉजिटिव, कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रखेगा। तो अज्यूमिंग डिमांड और सप्लाई क्लियर है आपको। अब हम दोनों से क्या डिटरमाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ किस में होता है बेटा, फ्लेक्सिबल में होता है। मैंने आपको समझाया था आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अगर सपोज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं तो ये नहीं है कि अपनी मर्जी से सुबह उठ के कहेंगे कि आज रुपये की वैल्यू ये हो गई। अगर उन्हें करना भी है तो वो इसके अंदर या तो सप्लाई को शिफ्ट या डिमांड को शिफ्ट कराते हैं ताकि वो रेट उतना आ जाए जितना उनको चाहिए। वो कैसे होगा, डॉलर की डिमांड और सप्लाई बढ़ाने के लिए पहले डॉलर भी तो चाहिए। वो डॉलर कहाँ रखा होगा, रिजर्व में। तो अगर आपको कुछ भी छेड़खानी करनी है मार्केट से तो डॉलर का रिजर्व चाहिए सबसे पहले। वही तो बनाना आफत का काम है ना। अब यहाँ पे आते हैं तो जहाँ पे सप्लाई और जहाँ पे डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं, वो पॉइंट क्या बनता है, इक्विलिब्रियम का। अभी के लिए मानते हैं कि सपोज वो $1.80 पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, पर अगर मार्केट कहती है नहीं हम इक्विलिब्रियम पे नहीं इससे ऊपर के रेट पे एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, इस रेट पे देखो सप्लाई कितनी है, डिसमैच, डिमांड कितनी है, डिसमैच। ये जो गैप बना ये क्या बन रहा है, एक्सेस सप्लाई का। तो सप्लाई का मतलब ये होता है कि बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले क्या है, कम है। अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो वो अपना सामान निकालने के लिए क्या करेंगे, भाई तू 10 रुपए सस्ते में ले जा, लेकिन ले जा। तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस को गिराना शुरू करेगा। जैसे गिरेगा डिमांड बढ़ने लगेगी और सप्लाई कम होने लगेगी। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ई इज नॉट एस्टेब्लिश्ड एज इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर रेट जरूरत से ज्यादा नीचे चला गया, इक्विलिब्रियम से नीचे, उस पॉइंट पर डिमांड कितनी है, यहाँ तक सप्लाई कितनी है, कम। तो ये जो गैप बना ये क्या बन गया, एक्सेस डिमांड। खरीदने वाले ज्यादा और बेचने वाले कम है तो खरीदने वालों के बीच में लड़ाई हो जाएगी कि भाई ये मेरे को दे दे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले ले। एक्स्ट्रा लेने का मतलब वो रेट को बढ़ाने को तैयार है। जब रेट बढ़ेगा तो सप्लाई कम, सॉरी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। ये चेंजेस तब तक चलेंगे जब तक कि ई इज नॉट एस्टेब्लिश्ड एज इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन बोलते हैं। पेपर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। तो फर्स्ट पॉइंट पे इंट्रोडक्शन लिखो कि है क्या, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। सेकंड पे लिखो कि अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो क्या होगा। थर्ड पॉइंट लिखो एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा। फोर्थ में आप कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर। नाउ एक मैं आपको इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कहा कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो गया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या था, सबसे पहले पॉलिसी बताएंगे, हमेशा याद रखना, सबसे पहले पॉलिसी बताया। तो सी ये आपका डिमांड करता है, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई करता है। अगर कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लग जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर से लोग इंडिया में आकर बनाएंगे। अगर इंडिया में आएंगे इन्वेस्टमेंट लेकर तो वो अपने साथ क्या लेके आएंगे, डॉलर्स लेके आएंगे। डॉलर्स लेकर आए तो मैं वो डॉलर्स कहाँ दिखाऊंगा, आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या कहेगा, इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो होने का मतलब सप्लाई बढ़ गई तो देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का, क्योंकि सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी, डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा एक साइड पे आता है। सो दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम। इसके आने से एफईआर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो $1.80 से कितना हो जाएगा, 70 रुपए। तो हम कहेंगे सप्लाई के बढ़ने की वजह से $1.80 से कितना हो गया, 70 रुपए। हेंस जो हमने सारा पढ़ा है सेम रूल सारा टेक देंगे यहीं पर। $1.80 से $1.70 हुआ तो एफईआर क्या हो गया, 4। इसके गिरने से रुपये की, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई बेटा, कम, और रुपये की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। एप्रिशिएट हुआ तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स ज्यादा। नेट इफेक्ट, नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम। तो नेशनल इनकम फ्यूचर में भी क्या होती जाएगी, कम। तो स्टार्टिंग में कम हो जाएगी बट लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट हमें बहुत मिलेगा। क्यों मिलेगा, कंट्री के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, प्रोडक्शन सब कुछ बढ़ जाएगा। बट एक टाइम के लिए वन टाइम इफेक्ट क्या आएगा कि मेरी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे इरोड होने लगेगी। बट हम उस इरोजन को समझते हैं कि वो इक्विवेलेंट आएगी तो इरोजन होने लगेगी, समझ आए।
तो ये हमारा क्या है, इम्पैक्ट है। इससे अगर बीओपी पे देखा जाए तो नेट एक्सपोर्ट्स कम होने से बीओपी भी क्या हो जाएगा, फुल, मतलब उसमें क्राइसिस आ जाएंगे। क्यों? आउटफ्लोज विल बी मोर देन इनफ्लोज, हेंस हमारा बीओपी या बीओटी दोनों में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। समझ आया? क्योंकि सप्लाई में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब जो हम समझ रहे थे ये पूरा क्लियर है। दिस वाज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक मैनेज फ्लोटिंग का मैंने आपको हिंट देना था, वो क्या था कि सपोज करते हैं ये बैंड गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बैंड फिक्स कर देती है कि हमने फिक्स किया भाई ना रेट इससे नीचे जाएगा ना रेट इससे ऊपर जाएगा, इसके बीच में झूलने दो उसको। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सपोज करते हैं अभी के लिए कि ये रेट कहीं यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, सप्लाई में शिफ्ट आने के कारण आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई हमें तो यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें तो वापिस से बैंड के अंदर चाहिए। मैनेज फ्लोटिंग में क्या था, उन्होंने बैंड फिक्स किया, बैंड के अंदर है तो खेलने दो, बैंड के ऊपर या बैंड के नीचे गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गई प्रॉब्लम। अब क्या होगा, सप्लाई बढ़ने के कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट इतना नीचे गिर गया कि वो बैंड को क्रॉस करके नीचे चला गया। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई डॉलर की डिमांड बढ़ा देता है। जिस पे इम्पैक्ट आ गया उसको नहीं छेड़ते कभी, तो वो क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ा देता है। डिमांड बढ़ी तो वापिस से इक्विलिब्रियम किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये कहाँ पे है, बैंड के अंदर है, देखो इसके अंदर रहना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम मेरा वापिस से कहाँ पे आ गया, बैंड के अंदर। बट इफ अगर वो ऊपर चला जाए तो इस अज्यूम करने से यहाँ पे देखते हैं कि आपने ये बैंड फिक्स किया था ये वाला, पर आपका इक्विलिब्रियम सपोज यहाँ पे कहीं पे बन गया, तो ये क्या करते हैं, इस डिमांड को और कम कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, इस इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो जो भी है उसका अपोजिट पे कम या ज्यादा करके उसको सेटल कर दिया जाता है। दिस इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत छोटा सा बार बूस्टर का टॉपिक है, आप रीडिंग कर सकते हो उसकी, विच इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो मार्केट जिसके अंदर इस फॉरेन करेंसी की लेन देन होती है, सेल और परचेज होती है, उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जिसमें हमारे जैसे रेगुलर प्लेयर नहीं होते, उसके अंदर कौन होते हैं, मर्चेंट बैंकर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, सो ऑन, ये प्लेयर्स होते हैं। उसके काम क्या होता है, 3 काम होता है। ट्रांसफर फंक्शन, मेरी परचेजिंग पावर को इंडिया से यूएसए में या जापान में या चाइना में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, मेरे पास आईएनआर में पैसे रखे रुपीस की टर्म्स में, मुझे यूएसए घूमने जाना है तो मुझे डॉलर्स में चाहिए, तो वही मार्केट है जो रुपीस से मुझे डॉलर में ट्रांसफर करके देगी मेरी परचेजिंग पावर को। सेकंड, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में उधार की जरूरत है, वो उधार भी कौन देते हैं, क्रेडिट फंक्शन के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सेकंड फंक्शन होता है क्रेडिट फंक्शन, जिसमें वो या तो उधार देते हैं या जो हम बीपी और पीआर, बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्रेडिबल भी कोई बनाता है। थर्ड होता है हेजिंग फंक्शन, ये थोड़ा सा टिपिकल है, अभी के लिए स्किप कर सकते हो, सिर्फ याद रखना हेजिंग का मतलब होता है इस तरीके से प्लान करना कि लॉस मिनिमाइज हो जाए, प्रॉफिट होने के चांसेस खत्म हो जाए, ये ही होता है। देन 2 मार्केट्स होती हैं, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उसी दिन का रेट लग जाएगा, बात खत्म। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब आज का रेट लगेगा बट डील कहीं फ्यूचर में होगा। एग्जाम्पल, आज मैं गोल्ड खरीदने गया, मैंने पैसा दिया, गोल्ड उठाया और बात खत्म, रेट आज का लग गया, सब सेटल हो गया। दूसरा स्पॉट मार्केट तो ये थी। फॉरवर्ड मार्केट क्या है, मैं ज्वेलर के पास गया, मैंने एडवांस दिया और आज का रेट फिक्स करा दिया, पर मैंने कहा मैं उठाऊंगा 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद वो मेरी फॉरवर्ड मार्केट कहलाएगी। क्लियर, कि आपने रेट आज का लगाया लेकिन सामान नहीं लिया, सामान आपने कहीं फ्यूचर डेट पे लिया, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। सो मेरी तरफ से पूरा चैप्टर है, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर लूं। इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, डू लाइक द वीडियो, कमेंट प्लीज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप सब्सक्राइब नहीं कर चुके अभी तक चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब इट, इट विल गिव मी इमेंस मोटिवेशन टू टेक अप न्यू चैप्टर एंड न्यू वीडियो। उसके अलावा आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जाकर देखिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।